हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैचलर इन फार्मेसी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट सेकेंड के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इवापोरेटर्स के बारे में। इवापोरेटर्स क्या होते हैं, इनके जनरल इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। इवापोरेटर्स आर द टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड टू कंसनट्रेटिंग द लिक्विड। हम कोई डाइल्यूट लिक्विड लेते हैं और उसको थ्रू द इवापोरेशन प्रोसेस कंसनट्रेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डाइल्यूट लिक्विड को कंसनट्रेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं हम इवापोरेटर। तो आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इवापोरेटर। यहाँ पे हम देखेंगे कि इवापोरेटर्स को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो इवापोरेटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट। इवापोरेटर्स को फॉर्म ऑफ द मूवमेंट के बेसिस पे जो क्लासीफाई किया गया है, तीन टाइप में इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर, सेकेंड वन इज फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर एंड थर्ड वन इज फिल्म इवापोरेटर। अब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस जो है जहाँ पे एक डाइल्यूट लिक्विड लिया जाता है या जिसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, कंसनट्रेटेड लिक्विड में। सो जो इवापोरेशन का यील्ड है वो हमें क्या मिलता है, इवापोरेशन का जो यील्ड यानी इवापोरेशन का जो रिजल्टेंट हमें मिलता है दैट इज कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट। अब ये जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है ये कैसे मिलता है, हम जो डाइल्यूट लिक्विड लेते हैं इस डाइल्यूट लिक्विड में हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं और हीट ट्रांसफ़र होने से इस लिक्विड के जो पार्टिकल हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैसेस में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब गैसेस के जो गैसेस के फॉर्म में यानी कि वेपर में कन्वर्ट होके फिर हमें जो वेपर्स होती हैं वो इस लिक्विड से इवापोरेट हो जाती हैं और हमें फाइनली क्या मिल जाता है, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट। तो जो ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है मींस जो हीट का जो मूवमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे इवापोरेटर्स को क्लासीफाई किया गया। हीट ट्रांसफ़र के जो मैकेनिज्म होते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीन तरीके के हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होते हैं। तो उनका जो मूवमेंट होता है, हीट ट्रांसफ़र का जो मूवमेंट होता है उसके बेसिस पे इवापोरेटर्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहला जो है दैट इज नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर, इससे हम लोग शुरू करेंगे। सो नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर जो है इसको आप फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज इवापोरेटिंग पैन, सेकेंड वन इज इवापोरेटिंग स्टिल्स एंड थर्ड वन इज शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर। तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर दैट इज इवापोरेटिंग पैन। और ये एक बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ इवापोरेटर है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेचुरल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड का मतलब फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो या इट इज़ अ हीट एक्सचेंजर दैट यूजेस द नेचुरल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। इसमें जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है, फ्लूइड का मूवमेंट मतलब फ्लूइड हम किसे कहते हैं, लिक्विड और गैसेस को कहा जाता है फ्लूइड। तो जो हमारा लिक्विड हीट ट्रांसफ़र या हीट एक्सचेंज होने की वजह से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें वो जो कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड का गैस में वो नेचुरल मूवमेंट की वजह से होता है। और ये जो नेचुरल मूवमेंट होता है फ्लूइड में दैट इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि जैसे जो हमारा डाइल्यूट लिक्विड होगा यानी कि जो लिक्विड हमने लिया है इवापोरेशन के लिए उसका टेम्परेचर अलग होगा, फिर ड्यूरिंग प्रोसेस इसमें हम इसका टेम्परेचर अलग होगा और ड्यूरिंग इवापोरेशन यहाँ पे हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा। सो फ्लूइड में जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज
कॉज बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। जो भी हमारा फ्लूइड है जो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा उनकी डेंसिटी में भी डिफरेंसेस आएंगे। सो नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेशन में जो इवापोरेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड विच इज कॉज बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। देन हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ये एक हेमी स्फेरिकल और सैलो पैन होता है। यहाँ पे ये आपके सामने ये इवापोरेटिंग पैन का डायग्राम बना हुआ है। आप ये देखें, ये एक हेमी स्फेरिकल यानी कि अर्धवृत्ताकार जिसे हम कह सकते हैं, यह एक सैलो पैन है। सैलो पैन का मतलब जिसके अंदर जगह हो। सो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का जो इसका पहला पॉइंट है दैट इज कि इट इज हेमी स्फेरिकल और सैलो पैन एंड विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सुटेबल मटेरियल। ये जो इवापोरेटिंग पैन, ये जो सैलो पैन बना हुआ होता है, ये एक सुटेबल मटेरियल का बना हुआ होता है जो कि कॉपर हो सकता है या स्टेनलेस स्टील हो सकते हैं एंड विच इज सराउंडेड बाय अ स्टीम जैकेट। ये जो हमारा पैन है ये इवापोरेटिंग पैन हो गया और ये इवापोरेटिंग पैन इस चारों तरफ से ये घिरा होता है या सराउंडेड होता है एक स्टीम जैकेट से। स्टीम जैकेट का मतलब ये है कि जिसके अंदर स्टीम इंट्रोड्यूस कराई जाती है और इसके निचले हिस्से पे हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट आउटलेट। सो ये एक जनरल डायग्राम है आपका नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर का, जहाँ पे आपको ये स्टीम के लिए वेंट देखने को मिल जाएगा। देन दिस वेंट इज फॉर प्रोडक्ट आउटलेट एंड दिस इज फॉर कंडेंसेशन आउटलेट। कंडेंसेशन आउटलेट का मतलब है कि जो वेपर्स हमारी कंडेंस हो जाएंगी वो यहाँ से निकल जाएंगे एंड दिस इज़ फॉर एयर वेंट, मीन्स कि जो लिक्विड हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब इसकी जो वर्किंग है वो वर्किंग इसकी बहुत ही सिंपल है। जिस सोल्यूशन को हमें इवापोरेट करना है उसको हम इवापोरेटिंग पैन में फिल कर लेंगे। पैन में फिल करने के बाद उसमें जो स्टीम जैकेटेड थी वहाँ से हम उस एरिया में स्टीम इंट्रोड्यूस कराएंगे थ्रू द स्टीम इनलेट और उस स्टीम इनलेट या स्टीम को इंट्रोड्यूस कराने से उस लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड रिजल्ट फ्रॉम कन्वेक्शन करंट, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म लगेगा दैट इज कन्वेक्शन मैकेनिज्म। और फिर जब उसमें हीट ट्रांसफ़र यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है जिसको हमें इवापोरेट करना है उसमें स्टीम के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगा और हीट ट्रांसफ़र होने से वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली हमें कंसंट्रेटेड लिक्विड आउटलेट के थ्रू मिल जाएगा। तो ये है इसकी वर्किंग। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम देख लेते हैं। जो एडवांटेज है इवापोरेटिंग पैन का दैट इट इज़ सिंपल एंड चीप। ये बहुत ही सिंपल होता है, इसकी जो बनावट है बहुत ही सिंपल होती है और ये बहुत ही सस्ता होता है और इसको यूज़ करने में, क्लीन करने में और इसकी मेंटेनेंस में बहुत ही आसानी होती है। मीन्स आसानी से इसको यूज़ किया जा सकता है, साफ़ किया जा सकता है और इसकी मेंटेनेंस करी जा सकती है। वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें केवल नेचुरल सर्कुलेशन होने की वजह से जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट है वो कम होता है और हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट कम होने की वजह से सॉलिड के डिपॉजिट जो हमारा पैन है, पैन की सरफेस पे सॉलिड डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि जो हमारा फर्दर प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो सकता है या जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। देन जो सेकंड डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि ये जो हमारा इवापोरेटिंग पैन होता है ये ओपन पैन होता है। ओपन पैन होने की वजह से जो वेपर्स हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो रही हैं वो क्या कर सकती है, एटमॉस्फेरिक सैचुरेशन कॉज कर सकती है।
मीन्स कि जो इवापोरेटिंग पैन के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो वेपर्स की वजह से सैचुरेट हो जाएगा, जिससे कि जो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस है या जो इवापोरेशन की प्रोसेस है वो रुक जाएगी। सो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। देन थर्ड डिसएडवांटेज इज ओनली एक्वस लिक्विड, केवल एक्वस लिक्विड को ही इससे इवापोरेट किया जा सकता है। एंड इट इवापोरेटिंग पैन ओनली कैन बी यूज फॉर थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप, जो नेक्स्ट नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर का दूसरा टाइप है, दैट इज इवापोरेटिंग स्टिल्स। इसकी हम कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है इवापोरेटिंग स्टिल्स कंसिस्ट ऑफ अ जैकेटेड इवापोरेटिंग पैन। इसमें एक इवापोरेटिंग पैन होता है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डायग्राम में बना हुआ है, ये एज सिंपल एज जैसा कि इवापोरेटिंग पैन में हमने डायग्राम देखा था वो है। और ये इवापोरेटिंग पैन इज कनेक्टेड विथ आ सिलेंड्रिकल कवर। इसमें एक सिलेंड्रिकल कवर होता है, ये है सिलेंड्रिकल कवर। और ये जो सिलेंड्रिकल कवर है ये कनेक्ट होता है एक कंडेंसर के थ्रू, और ये कंडेंसर है। और ये जो ओवरऑल असेंबली बोली जाती है मींस इवापोरेटिंग पैन कंबाइंड विथ सिलेंड्रिकल कवर and which is connected to the condenser, this overall assembly is called as still। और ये जो सिलेंड्रिकल कवर है ये इवापोरेटिंग पैन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने इवापोरेटिंग पैन में देखा। बस यहाँ पे क्या हो जाता है, इवापोरेटिंग पैन के ऊपर एक सिलेंड्रिकल कवर अटैच हो जाता है और ये सिलेंड्रिकल कवर कनेक्टेड होता है कंडेंसर से। कंडेंसर होने की वजह से यहाँ पे इसकी कैपेसिटी में, इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। वो अभी हम आगे एडवांटेज में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग भी इसकी सिंपल है। यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी डाइल्यूट लिक्विड यानी जिस भी सॉल्यूशन को हमें इवापोरेट करना है उसको हम स्टील में फिल कर देंगे, यानी कि इसमें हम फिल कर देंगे जो सिलेंड्रिकल कवर है। फिल करने के बाद इसको हम इवापोरेटिंग पैन में जोड़ देंगे। स्टीम इंट्रोड्यूस कराई जाएगी थ्रू द जैकेट और जो भी लिक्विड है वो इवापोरेट हमारा होने लगेगा और इवापोरेट होके वो पहुंचेगा कंडेंसर में। वेपर्स पहुंचेंगी हमारी कंडेंसर में और कंडेंसर में वो कंडेंस होके यहाँ से फिर कलेक्ट हो जाएंगी और जो फाइनली यानी यहाँ से जो कलेक्ट होंगी, कंडेंसर से जो कलेक्ट होंगी वो वेपर्स कंडेंस होके कलेक्ट होंगी और जो हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आउटलेट से हमें मिल जाएगा। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेज जो है इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसको क्लीन और मेंटेन करना आसान है एज लाइक एज इवापोरेटिंग पैन। और इसमें जो वेपर को रिमूव करने के लिए कंडेंसर लगा हुआ होता है, उस कंडेंसर की वजह से इवापोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। जैसा कि हमने अभी पहले ही डिस्कस करा कि कंडेंसर होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हो जाती है। सो इस इवापोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है, कंडेंसेशन की वजह से इनकन्वीनियंस कम हो जाता है और इक्विपमेंट को जो कि हम जहाँ जैसे हम इवापोरेटिंग पैन का इस्तेमाल केवल एक्वस लिक्विड के लिए कर रहे थे, तो यहाँ पे हम अदर देन वाटर, अदर देन एक्वस लिक्विड के लिए अदर देन एक्वस लिक्विड के और भी हम लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक एज इथेनॉल। अदर लिक्विड्स भी हम इससे इवापोरेट कर सकते हैं थ्रू द इवापोरेटिंग स्टिल्स। सो ये फ़ायदे हैं कंडेंसर अटैच होने के इसमें। और इसमें एक रिसीवर और वैक्यूम पंप भी फिट कर सकते हैं कंडेंसर में, वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। अगर हमारी ज़रूरत है कि हम जो भी हमारा लिक्विड है उसमें हम प्रेशर को रिड्यूस करना चाहें या लो टेम्परेचर पे हम उसका इवापोरेशन करना चाहें तो हम कंडेंसर में एक रिसीवर और वैक्यूम पंप को भी अटैच कर सकते हैं। अब इसके जो कुछ डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज वही है कि केवल नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस इसमें भी इन्वॉल्व होती है और इसकी जो हीटिंग सरफेस है वो एज लाइक एज इवापोरेटिंग पैन लिमिटेड है।
Third and last type of natural circulation evaporator is salt tube evaporator, which is also known as basket type vertical salt tube evaporator. अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये जो इवापोरेटर होता है ये एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है, अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे। मीन्स इसका जो आकार होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और इस सिलेंड्रिकल वेसल के लोअर पोर्शन में जो होता है यहाँ पे ट्यूब, नेस्ट ऑफ ट्यूब, मतलब कई सारी ट्यूब्स होती हैं जिसमें कि अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है और उसके उन ट्यूब के आउटसाइड स्टीम होता है। और ये जो नेस्ट ऑफ ट्यूब्स है जो लोअर पोर्शन में नंबर ऑफ ट्यूब्स जो अटैच होती हैं, इस असेंबली को हम कहते हैं कैलेंड्रा। और कैलेंड्रा का जो स्पेसिफिकेशन है मीन्स की जो ट्यूब की जो लेंथ होगी वो 1 to 2 मीटर होगी और ट्यूब्स की जो डायामीटर होगी वो 40 to 80 mm होगी एंड ओवरऑल इवापोरेटर की जो डायामीटर होगी दैट इज़ 2.5 मीटर। और जो कैलेंड्रा में हमारे नंबर ऑफ जो ट्यूब्स होंगी, जहाँ पे जो भी हमने देखा था वहाँ पहले कि यहाँ पे क्या होगा, द लोअर पोर्शन ऑफ द वेसल कंसिस्ट ऑफ अ नेस्ट ऑफ ट्यूब। सो जो नंबर ऑफ ट्यूब होंगी इस कैलेंड्रा में वो होंगी क्या, कितनी, 1000। और जो फीड होगा, फीड इनलेट यहाँ पे टॉप पे दिया हुआ होगा, ऊपरी हिस्से से इसमें लिक्विड को फीड किया जाएगा। यहाँ से ये देखिए लिक्विड इनलेट दिया हुआ है और द प्रोडक्ट आउटलेट जहाँ से हमें कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा वो निचले हिस्से से मिलेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस दो अपने इवापोरेटर्स में पढ़ा। और स्टीम इनलेट एंड आउटलेट इज प्लेस्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द कैलेंड्रा। कैलेंड्रा के साइड में स्टीम इनलेट और स्टीम आउटलेट मिलेगा। तो ये है हमारा डायग्राम सॉल्ट ट्यूब इवापोरेटर का। यहाँ पे देखें कि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इसके लोअर पोर्शन पे ये ट्यूब्स लगी हुई हैं। इन ट्यूब्स के अंदर लिक्विड होगा और बाहर साइड इसमें क्या होगा, स्टीम होगा। और यहाँ से ये स्टीम इनलेट के लिए, ये लिक्विड इनलेट के लिए वेंट दिया हुआ है और नीचे से प्रोडक्ट आउटलेट होगा हमारा। अब इसकी वर्किंग के बारे में हम देख लेते हैं। जो फीड होगा वो फीड इनलेट के थ्रू, यानी कि जिस सोल्यूशन को हमें इवापोरेट करना है वो फीड इनलेट के थ्रू इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और जो सोल्यूशन होगा यानी जो लिक्विड होगा उसको कैलेंड्रा के थोड़े ऊपर तक, यानी ट्यूब्स के थोड़े ऊपर तक फिल किया जाएगा और उसके ऊपरी जो हमारा जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके ऊपरी हिस्से को खाली रखा जाएगा ताकि वेपर्स इजीली जनरेट हो सके एंड वेपर्स आगे ट्रांसफ़र हो सके। और जो लिक्विड में जो लिक्विड ट्यूब्स में जो लिक्विड भरा हुआ होगा वो स्टीम्स के थ्रू बॉयल, यानी कि स्टीम इनलेट के थ्रू स्टीम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिससे कि जो ट्यूब्स होंगी वो हीटेड हो जाएंगे और ट्यूब्स हीटेड होने से लिक्विड भी हमारा हीटअप होना शुरू हो जाएगा और जिससे कि ट्यूब्स का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा और फाइनली हमारी इवापोरेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट आउटलेट से प्राप्त हो जाएगा। देन इसके एडवांटेज, इसमें ट्यूबुलर कैलेंड्रिया इंक्रीज होती है, यूज़ होती है, जिससे कि जो हीटिंग सरफेस, जो कि अभी पिछले दो इवापोरेटर्स में हीटिंग सरफेस हमारी लिमिटेड थी, वो यहाँ पे हीटिंग एरिया इसका बढ़ जाता है। कंडेंसर एंड रिसीवर इसमें भी अटैच किया जा सकता है टू रन द इवापोरेशन अंडर वैक्यूम विथ नॉन एक्वस सॉल्वेंट के केसेस में हम इसमें कंडेंसर और रिसीवर को अटैच करके इवापोरेशन की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका है कि इसका डिज़ाइन उन दोनों इक्विपमेंट्स के, उन दोनों इवापोरेटर्स के कंपैरिजन में, इवापोरेटिंग पैन और इवापोरेटिंग स्टिल्स के कंपैरिजन में इसका कॉम्प्लिकेटेड है और क्लीनिंग और मेंटेनेंस भी डिफ़िकल्ट है। सो गाइज, ये था आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इवापोरेटर, जहाँ पे हमने नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर्स के टाइप के बारे में जाना।